Good evening. Good evening, everyone. Very good evening. Ashwini, Mehtab, Bulbul, Lalima. Very good evening, all of you. Javeer, Sundar, Arvind, Yograj, Pintu, Akash, Jagdish, Ali, Shubham, Divya, Piyush, Hemlata, Mansi, Geeta, Pankaj, Alok, Rahul, Pinky, Akash, Neki, Indrajit, Ali, Purushottam. Very good evening, all of you. Lomesh, Navdesh, Alok, Pintu, Deepak, Silpi, Pavan, Abhimanyu, Santosh, Amit Singh, Anmol, Hemlata, Amit, Ranjan, Ajit, Pavan, Vipin, जोगेंद्र. वेरी गुड इवनिंग. हाँ जी, तो आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक होगा पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट. ठीक है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है. सीटिंग अरेंजमेंट भी टॉपिक दे रखा है आप लोगों के सिलेबस में, और पजल टॉपिक भी दे रखा है आप लोगों के सिलेबस में. ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट. और इवनिंग में आप लोगों की गुड इवनिंग सर, आज बहुत टाइम बाद आपकी लाइव क्लास ले रहे हैं शिवानी. ओके, और इवनिंग में आप लोगों की फिजिक्स की क्लास भी होगी मेरी क्लास होने के बाद, रात को 9 से 11. ठीक है, आप थक गए हो सर बोलते बोलते नाम. हाँ जी, ठीक है. सर 3 क्लासेस क्यों लगती हैं? एक पिंकी बेटा, अगर 3 क्लासेस नहीं लगेंगी ना तो 15 दिन बाद आप कहोगे सर आप सिलेबस पूरा नहीं करा पाए हो, आप सिलेबस बच गया, इसमें वो बच गया, इसमें ये बच गया, है ना. मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूं, प्लीज मुझे रेस्पॉन्स जरूर करिएगा. दीपक जी, आपका स्वागत है करियर वे लैब पर तहे दिल से. हाँ जी, तो क्लासेस इसीलिए लगाई जा रही हैं ताकि हम आप लोगों का जो सिलेबस है वो एग्जाम से पहले खत्म कर दें और आपको रिवीजन करने का थोड़ा सा मौका मिल जाए. हालांकि ये बात है हाँ जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो परेशान भी आप करते हैं. शिवम, हाँ जी, तो पजल नहीं बनता है सर. मनीष, अब बिल्कुल अब पजल भी बनेगा, सब कुछ बनेगा. वैसे रीजनिंग में आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि रीजनिंग का सिलेबस जो दे रखा है ना वो ऑलमोस्ट आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एग्जाम में जो सिलेबस गिवन है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग रीजनिंग का 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. आपको पता है जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम 80% सिलेबस पढ़ चुके हैं. ठीक है, रीजनिंग का तो 20% सिलेबस ही बचा है, तो जल्दी से हम रीजनिंग का भी सिलेबस खत्म करा देंगे. ठीक है, चलिए दिन में 4-5 लेक्चर ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है. स्वप्नील, नहीं कुछ लोगों को दिक्कत है क्योंकि डेटा नहीं होता ना मोबाइल में, इतना वो उड़ जाता है ना, तो बेचारे क्लास देख पाते हैं, बाकी कुछ नहीं देख पाते, डेटा सब उड़ जाता है. हाँ चलिए, ना फिर व्हाट्सएप चला पाते ना कुछ. हाँ जी, तो जैसे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, ये कंपलसरी है. एक क्वेश्चन दोनों का आना है. एक क्वेश्चन पजल का भी आना है अभिषेक, और एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का भी आना है. ठीक है, ये कंफर्म है, दोनों से एक क्वेश्चन आना है. लेकिन जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पेपर में आएगा ना वो बहुत ही 0 लेवल का पेपर होगा, 0 लेवल का क्वेश्चन होगा, है ना. क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं होगा कि बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन दे दें आप लोगों को, है ना. थोड़ा सा लेवल होगा, ठीक ठाक होगा, है ना. एसएससी से थोड़ा सा ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन आए हैं. मैंने पिछले लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक था, लेकिन बैंकिंग लेवल तक नहीं है. बैंकिंग लेवल तक इसलिए नहीं है क्योंकि बैंक में वो क्वेश्चन 5 नंबर का होता है सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन आपके रेलवे के एग्जाम में एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है, 5 नंबर का नहीं होता, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है.
इसीलिए रेलवे का जो लेवल है वो थोड़ा सा इजी है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं शुरू करता हूं सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक, ठीक है। और अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की, ये भी पजल ही है, सीटिंग अरेंजमेंट पजल दोनों एक साथ होंगे। पहले हम सीटिंग अरेंजमेंट कराएंगे फिर पजल कराएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक की, तो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और देखो, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मैं सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी लेवल के ही कराऊंगा, इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बैंकिंग लेवल, आप कहोगे सर बैंकिंग लेवल के भी क्वेश्चंस पढ़ा दो तो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालता तो शायद बैंकिंग लेवल तक की आपको मिल जाती, लेकिन मैंने सोचा लाइव ही पढ़ा दूं, रिकॉर्डेड वीडियो क्या डालूं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की। तो हम पढ़ लेते हैं एसएससी मतलब एनटीपीसी ओरिएंटेड सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो सीटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप की अरेंजमेंट होती है। एक अरेंजमेंट होती है क्लोज्ड, एक अरेंजमेंट होती है ओपन। क्लोज अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है जब पर्सन्स को हम सर्किल के चारों तरफ बैठाते हैं, रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठाते हैं, पेंटागन के चारों तरफ बैठाते हैं या स्क्वायर के चारों तरफ बैठाते हैं। तो क्लोज अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है हमारी जो अरेंजमेंट चारों तरफ से बंद होती है, जो अरेंजमेंट चारों तरफ से बंद होती है उसको बोलते हैं क्लोज अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, ओपन अरेंजमेंट वो होती है जो दोनों साइड से ओपन हो। ये तो आपके पेपर में या तो देखो रो वाला क्वेश्चन आएगा या फिर सर्किल वाला क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। क्लोज फॉर्म का मतलब ये है, ठीक है, क्लोज फॉर्म का मतलब ये है कि वो अरेंजमेंट चारों तरफ से बंद होनी चाहिए, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो स्क्वायर हो, सबका कंसेप्ट एक ही होता है। और क्लोज और ओपन इन दोनों ही क्वेश्चंस को करने की जो ट्रिक है ना, वो अलग अलग ट्रिक होती है पेपर में। तो अभी हम जो शुरू करेंगे, अभी वो हम शुरू करेंगे क्लोज्ड अरेंजमेंट, ठीक है। अभी जो हम अरेंजमेंट शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे क्लोज अरेंजमेंट, यानी कि वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद होती है। और अगर हम बात करें क्लोज अरेंजमेंट की, तो उसमें टोटल 3 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, 3 टाइप से, ठीक है। और सर कौन कौन सी टाइप बनती है क्लोज अरेंजमेंट में? पहली अरेंजमेंट वो जब सर्किल के चारों तरफ लोग बैठे हैं और सबका फेस सेंटर की तरफ है, सबका मुख केंद्र की ओर है, पहली अरेंजमेंट तो ये होती है। दूसरी अरेंजमेंट वो जब सर्किल के चारों तरफ लोग बैठे हैं और सबका जो फेस है वो सेंटर से बाहर है, केंद्र से बाहर की ओर है, ये सेकंड टाइप की अरेंजमेंट होती है। व्हेन ऑल आर फेसिंग अराउंड द सर्किल अपोजिट टू सेंटर, ठीक है, सबका फेस सेंटर से बाहर हो, ठीक है, ये लाइक दिस, ठीक है। और थर्ड अरेंजमेंट होती है व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल, जिसमें अब कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ है और कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर है, यानी कि मिक्स्ड अरेंजमेंट। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला अरेंजमेंट जब सबका फेस सेंटर की तरफ होता है, दूसरा अरेंजमेंट जब सबका फेस सेंटर से बाहर होता है, तीसरी अरेंजमेंट जो मिक्स्ड अरेंजमेंट होती है। हाँ जी, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं क्लोज फॉर्म के अंदर। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हो, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज तक तैयारी नहीं की, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट इस बैच में अवेलेबल हैं, तो इसीलिए बिल्कुल मैं बेसिक से बताता हूँ इस चैप्टर के बारे में कि जब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पेपर में आता है तो 4-5 स्टेटमेंट होते हैं और उन 4-5 स्टेटमेंट को पढ़कर हमें अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। अब बात करेंगे कि सर जो वो 4-5 स्टेटमेंट होते हैं, जो 4-5 कथन होते हैं,
एक्चुअली उन स्टेटमेंट्स में ऐसा क्या दे देते हैं हमें कि जिसको पढ़कर हम अपना क्वेश्चन बना डालते हैं? ऐसी क्या इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है? तो अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो उन 4-5 स्टेटमेंट्स के अंदर पता क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें? हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन किसके कितना लेफ्ट और राइट बैठा है, कौन किसके कितना बाएं और कौन किसके कितना दाएं बैठा है। हमें बोलेंगे A is third to the left of C या A is third to the right of D, ठीक है? कौन किसके कितना लेफ्ट है और कौन किसके कितना राइट है, कौन किसके कितना बाएं है और कौन किसके कितना दाएं है, ठीक है? अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है? इमीडिएट नेबर, कौन किसका पड़ोसी है, कौन किसका पड़ोसी नहीं है। इमीडिएट नेबर, फॉर एग्जाम्पल B is immediate neighbor of C and D या C is not the immediate neighbor of D and E। B C और D का पड़ोसी नहीं है या C B और D का पड़ोसी नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, कौन किसके कितना, कौन किसका पड़ोसी है। अच्छा, बिटवीन वर्ड भी यूज करते हैं, जैसे C is exactly between D and E, C D और E के ठीक बीच में है, या D exactly between E and F, D E और F के ठीक बीच में है, तो बिटवीन वर्ड यूज करते हैं, इमीडिएट नेबर वर्ड यूज करते हैं, लेफ्ट राइट वर्ड यूज करते हैं। और क्या वर्ड यूज होते हैं? अपोजिट, अपोजिट यानी कि कौन किसके विपरीत बैठा है, कौन किसके विपरीत बैठा है। A is opposite to B, B is opposite to C, C is opposite to D। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में यूज होते हैं। वर्ड यूज होता है नेक्स्ट टू, कौन किसके अगले स्थान पर बैठा है, अगला स्थान, कौन किसके अगले स्थान पर बैठा है। जैसे हमें बोलेंगे B is next to C, तो एक काम करते हैं शिव, मैं ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं मैं पहले जल्दी से ना इन सब के बारे में आपको बता दूं कि एक्चुअली इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता तो फिर आप सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। तो इनका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो ये सर्किल है और यहाँ पर 8 व्यक्ति बैठे हैं, ABCDEFG एंड H। ये भी सर्किल है और यहाँ भी मान लो 8 व्यक्ति बैठे हैं, ABCDEFGH। और ये भी सर्किल है, मान लो यहाँ भी 8 व्यक्ति बैठे हैं, ABCDEFGH, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट राइट, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। अगर आपको लेफ्ट राइट या बाएं दाएं में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे सिटिंग अरेंजमेंट का। तो सबसे जरूरी है लेफ्ट राइट के बारे में जानना कि लेफ्ट राइट बाएं दाएं होता क्या है, लेफ्ट राइट बाएं दाएं होता क्या है। तो लेफ्ट राइट बाएं दाएं होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाँ जी, एक बार ब्राइटनेस देखना। चल गई वीडियो, देखना। हाँ जी, लगाइए कमेंट। चलिए, चल गई वीडियो। भाटी, यू आर इनक्रेडिबल, लव यू सर, लव यू टू बेटा। चल गई है, ओके।
चलिए, गुड, ग्रेट। अब सही है, सब कुछ ठीक है, ओके है। शुरू करते हैं फिर से। तो मैं ये बात आ रहा था आप लोगों को कि अगर आप लोगों को इन वर्ड्स के बारे में नहीं पता तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इन वर्ड्स के बारे में पता होना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे लेफ्ट राइट। ये लेफ्ट राइट क्या होता है? शर्वनाथ, लेफ्ट राइट। तो हम सबसे पहले लेफ्ट राइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो लेफ्ट राइट देखते हैं ना, वो हम अकॉर्डिंग टू फेस देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फेस। जैसे मान लो ये ए है, इसका फेस सेंटर की तरफ है, इसका फेस कहां पर है? इसका फेस सेंटर में है। तो अब जो लेफ्ट राइट देखेंगे ना हम, वो इसके हिसाब से देखेंगे। अगर मान लो किसी व्यक्ति का फेस सेंटर में है तो लेफ्ट कहाँ होगा? तो सर इसका लेफ्ट, इसके लेफ्ट पर कौन होगा? इसके लेफ्ट पर बी होगा। और राइट पर कौन होगा? राइट पर एच होगा। राइट पर कौन होगा? राइट पर एच होगा। अच्छा, यहाँ ए का जो फेस है ना, ए का फेस सेंटर से बाहर है। अगर ए का फेस सेंटर से बाहर है तो इसके लेफ्ट राइट को कैसे डिसाइड करें? सर अगर ए का फेस बाहर है तो बाहर के अकॉर्डिंग सोचें तो ए के लेफ्ट पर एच होगा और राइट पर बी होगा। और याद रखना, लेफ्ट का मतलब हिंदी में है बायां और राइट का मतलब हिंदी में है दायां। ठीक है, लेफ्ट का मतलब बायां, राइट का मतलब दायां। अच्छा, ये मिक्स्ड अरेंजमेंट है, ये मिक्स्ड अरेंजमेंट है। अब जल्दी से एक काम करो, मिक्स्ड अरेंजमेंट में सबके राइट और लेफ्ट हैंड आप लोग बना लो फटाफट से। हर व्यक्ति के राइट और लेफ्ट हैंड बना लो उसके फेस के अकॉर्डिंग। अगर उसका फेस अंदर है तो अंदर के हिसाब से, फेस बाहर है तो बाहर के हिसाब से। जल्दी से हर व्यक्ति के राइट लेफ्ट आप लोग बना डालो, ताकि राइट लेफ्ट में आज के बाद कभी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। फटाफट से बना लो।
चल गए कंफर्म? अरे यार वीडियो फिर से स्टॉप हो गई थी, मैंने तो बहुत कुछ करा दिया था। हाँ जी, एनटीपीसी चल गई वीडियो, अब ठीक है। अरे यार वीडियो स्टॉप हो गई थी, चल गई, ठीक है चलो। चलिए तो हाँ जी, तो जब तक वीडियो रुक गई थी मैंने ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया, सारे बता दिए थे, और आप लोगों की वीडियो रुक गई थी। हे भगवान। हाँ जी, तो देखो पूजा अभी कुछ नहीं बताया मैंने, अभी सिर्फ राइट लेफ्ट लिखा है, हर व्यक्ति का राइट लेफ्ट लिखा है अकॉर्डिंग टू फेस। जैसे इसका फेस अंदर है तो इसका राइट H है और इसका लेफ्ट B है। B का फेस बाहर है तो B के राइट पर C है, लेफ्ट पर A है। तो जो राइट और लेफ्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू फेस होता है, अकॉर्डिंग टू फेस। इसका फेस अंदर तो इसका राइट ये, इसके लेफ्ट पर ये। B का फेस बाहर तो B के राइट पर C, लेफ्ट पर A। अच्छा C का फेस अंदर है तो जब C का फेस अंदर है तो C के राइट पर B है, लेफ्ट पर D है। तो अकॉर्डिंग टू फेस हमने सबके राइट और लेफ्ट लिख लिए, ठीक है। शिवानी अभी कुछ नहीं बताया मैंने, सिर्फ राइट और लेफ्ट बताया है। चलो मैं इनको रिपीट करता हूं। तो बात हो रही थी राइट और लेफ्ट, तो आप समझ गए ना, राइट और लेफ्ट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट और लेफ्ट तो हो गया कंफर्म अकॉर्डिंग टू फेस। ये तो आप लोगों को भी बहुत सारा टाइम मिल गया होगा राइट और लेफ्ट का। तो अब बताते हैं इमीडिएट नेबर के बारे में। इमीडिएट नेबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी का। देखो हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, बी एंड एच। ए के पड़ोसी कौन है? बी और एच। ए के पड़ोसी कौन है? बी और एच। तो जो पड़ोसी होते हैं उसका फेस पे डिपेंड नहीं करता, ए का फेस अंदर हो या ए का फेस बाहर हो, दोनों ही केस में ए के पड़ोसी बी एच और बी एच है, ठीक है। नेक्स्ट अपोजिट, विपरीत, सम्मुख। हु इज अपोजिट टू ए? ई। हु इज अपोजिट टू ए? ई। लेकिन अगर अपोजिट की बात अगर हम यहां पर करें, अगर अपोजिट की बात अगर हम यहां पर करें तो यहां पर ए के अपोजिट ई है, लेकिन बी के अपोजिट एफ नहीं होगा, बी के सम्मुख एफ नहीं होगा। वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि बी का फेस बाहर, एफ का फेस बाहर। तो मिक्स्ड अरेंजमेंट में वही लोग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वही लोग एक दूसरे के सम्मुख होते हैं जिनका फेस एक दूसरे की तरफ होता है। तो ए और ई दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है तो ए के सम्मुख ई है। सी और जी दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है तो सी के सम्मुख जी है। लेकिन डी और एच एक दूसरे के अपोजिट नहीं माने जाएंगे। तो मिक्स्ड अरेंजमेंट में याद रखना, जिनका फेस एक दूसरे के सामने होगा वही एक दूसरे के सम्मुख होंगे। तो सम्मुख हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, पड़ोसी हो गया। अब बात करते हैं बिटवीन की। बताओ हु इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी? ए और सी के ठीक बीच में कौन बैठा है? बी। ए और सी के ठीक बीच में कौन बैठा है? बी। तो बिटवीन का भी फेस से लेना देना नहीं है, फेस अंदर हो या फेस बाहर हो, ए और सी के बीच में बी है, ए और सी के बीच में बी है। चलो बिटवीन का भी कंसेप्ट हो गया। अब आखिरी कंसेप्ट यूज करते हैं लेफ्ट राइट, सॉरी नेक्स्ट टू। ये नेक्स्ट टू क्या होता है? बताओ हु इज नेक्स्ट टू ए एंड हु इज नेक्स्ट टू ए? ए के अगले स्थान पर कौन है? सर ए के अगले स्थान पर है बी और एच। नेक्स्ट का मतलब होता है पड़ोसी, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट का मतलब होता है इमीडिएट नेबर। तो हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, बी एंड एच। हु इज नेक्स्ट टू ए, बी एंड एच। हु इज नेक्स्ट टू ए, बी एंड एच। ए के अगले स्थान पर कौन है? ए के अगले स्थान पर बी और एच है। ए के अगले स्थान पर कौन है? बी और एच है। तो जो नेक्स्ट होता है, जो अगला स्थान होता है, उसका भी फेस पे डिपेंड नहीं करता। अगला स्थान का मतलब पड़ोसी होते हैं। तो ये जो बेसिक वर्ड्स थे, जो बेसिक वर्ड्स थे, ये सारे बेसिक वर्ड आप लोगों को पता चल गए होंगे। देखो
सेकंड केस में जो अपोजिट होगा ना वो ए के अपोजिट ई, बी के अपोजिट एफ। यहां पर तो ए के अपोजिट ई है, लेकिन यहां पर बी के अपोजिट एफ नहीं मानोगे, यहां बी के अपोजिट एफ मानोगे क्योंकि सबका फेस बाहर है। लेकिन मिक्स्ड अरेंजमेंट में वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे जिनका फेस एक दूसरे के सामने है, वही एक दूसरे के सम्मुख बैठते हैं जिनका फेस एक दूसरे के सामने है। ठीक है, तो जो हम लेफ्ट राइट देखते हैं सिर्फ वही फेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, बाकी जितने भी वर्ड्स थे उनका फेस से लेना देना नहीं था, अपोजिट का भी लेना देना था फेस से। चलो ये तो बेसिक वर्ड है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हैं जब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो अब सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा करके, फिर उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व करना। ठीक है, लेफ्ट और राइट फेस पे डिपेंड करते हैं, अकॉर्डिंग टू फेस लेफ्ट और राइट डिसाइड होता है। ठीक है, लेकिन इमीडिएट नेबर, बिटवीन, नेक्स्ट ये फेस पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, हाँ जी, अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाने देना। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन चलाइए। लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन है बेटा, लेफ्ट राइट ना अकॉर्डिंग टू फेस। जैसे अगर फेस अंदर है तो राइट हमारा और लेफ्ट हमारा, आप खुद को इमेजिन करो, और फेस बाहर है तो फेस बाहर के हिसाब से खुद को इमेजिन करो। ठीक है, अगर सबका फेस अंदर होता है तो जो राइट और लेफ्ट होता है, जैसे इसका फेस अंदर है तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना वो राइट है। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये राइट है। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट है, अगर फेस अंदर है तो। देखो क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेकिन जब फेस बाहर होता है, जब फेस बाहर होता है तो यहां पर उल्टा होता है। अब क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो राइट है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट है। तो जब फेस बाहर होता है तो जो हमने डायरेक्शन चैप्टर में पढ़ा था ना, क्लॉकवाइज राइट, तो यहां पर डायरेक्शन चैप्टर का कंसेप्ट काम करता है कि क्लॉकवाइज राइट है और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। लेकिन यहां पर डायरेक्शन चैप्टर का अपोजिट हो जाता है। क्यों अपोजिट हो जाता है? क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जबकि यहाँ डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर कंसेप्ट भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, बैंक के एग्जाम से तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है एनटीपीसी में। शिवम, हाँ जी, हो गए क्वेश्चन ऐड? चलिए पहला क्वेश्चन चलाइए, फर्स्ट क्वेश्चन रखिए मेरे सामने। तो ये पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाने दो। ठीक है, इसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोग बनाना। ठीक है, अब देखो, हालांकि जो बैंक में क्वेश्चंस आते हैं सर्कुलर फॉर्म के, सीटिंग अरेंजमेंट के, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना कम से कम 2-3 सर्किल बनते हैं। लेकिन एनटीपीसी में जो क्वेश्चन आएगा ना सीटिंग अरेंजमेंट का, उस क्वेश्चन को बनाने में सिर्फ एक ही सर्किल की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा 2। अगर मान लो बेहद टफ क्वेश्चन आ गया एनटीपीसी में तो 2 सर्किल बनेंगे,
वरना एक सर्किल में आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे पक्का। अब देखो करना क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं, क्वेश्चन को एक्स और वाई एक्सिस पर, ताकि बच्चों को आसानी से क्वेश्चन दिखाई दे जाए। बस काफी है, आप सेट कर दो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, टोटल 8 पर्सन है, 8 व्यक्ति, और ये लोग कहाँ बैठे हैं, ये लोग कहाँ बैठे हैं सर, ये लोग सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं। तो ये 8 व्यक्ति जहां भी बैठे हैं, सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं तो सर्किल बना लो, रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठे हैं तो रेक्टेंगल बना लो, पेंटागन के चारों तरफ बैठे हैं तो पेंटागन बना लो। और कितने पर्सन है, टोटल 8, तो 8 को एक साथ बैठा दो, एक साथ। ये सबसे पहला स्टेप होता है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को शुरू करने का। और विद फेस, सबके फेस सेंटर में तो सबके फेस सेंटर में बना दो। हमेशा याद रखना, कभी भी सर्कुलर फॉर्म का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व मत करना कि सर्किल तो बना लिया लेकिन आप लोग 8 को नहीं बैठा रहे, आप एक एक करके लोगों को बैठा रहे हो। पहले आपने पहला पॉइंट पढ़ा, ई और जी एक साथ हैं तो ई और जी को बैठाया, फिर अगला पॉइंट पढ़ा, फिर उसको बैठाया, फिर उसको बैठाया। अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ऐसे बनाओगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो हमेशा याद रखना, सर्कुलर फॉर्म का अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले सर्किल बनाओ, सर्किल है तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बनाओ, और जितने पर्सन है उतने सारे पर्सन एक साथ बैठा दो, सारे पर्सन एक साथ बैठा दो। ये सबसे पहला स्टेप है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, ई एंड जी आर ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। ई और जी हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, ई और जी एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, एक दूसरे के निकट बैठते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ई और जी को एक साथ बैठा दूं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जो जी है वो ई के राइट में आएगा या फिर जी ई के लेफ्ट में आएगा, हमें डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ई और जी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट आपको कितनी पॉसिबिलिटी दे रहा है, 2 पॉसिबिलिटी। और हमेशा याद रखना, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कभी भी पॉसिबिलिटी से शुरू नहीं करते। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, यहां से क्वेश्चन शुरू नहीं करोगे, ये क्वेश्चन, ये पॉइंट छोड़ दो, ये टाइम वेस्ट कराने के लिए दिया है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म का क्वेश्चन कभी भी पॉसिबिलिटी वाले पॉइंट से शुरू नहीं करते, हमेशा डेफिनेट पॉइंट से शुरू करते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। D इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। D किसके दाईं ओर तीसरा है, D किसके दाईं ओर तीसरा है D C के दाईं ओर तीसरा है। तो पहले किसको बैठाओगे, पहले C को बैठाओगे, और पूरे सर्किल में कहीं भी C को बैठा दो। पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से कहीं भी बैठ सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला व्यक्ति आप कहीं भी बैठा दो। तो D C के दाईं ओर तीसरा है तो आप C को जहां मर्जी वहां बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने C को यहां बैठा दिया, ठीक है। अब इसके थर्ड राइट पर D है, अब इसका थर्ड राइट क्या होगा, इसका दाईं ओर तीसरा क्या होगा, देखो इसका थर्ड राइट 1 2 3, ये इसका थर्ड राइट हो गया। हाँ जी, तो डी सी के थर्ड राइट में है तो पहले सी को बैठाया और उसके थर्ड राइट में डी को बैठा दिया, ठीक है। पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से कहीं भी बैठ सकता था। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। F इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। F ना H के सेकेंड लेफ्ट पर है, H के सेकेंड लेफ्ट पर। अब किसको बैठाना है सर, H को। और ये बताओ H को बैठाने के लिए कितनी जगह है सर, H को बैठाने के लिए 4 जगह, 4, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह, 6। तो H को बैठाने के लिए 6 जगह है। अब आप H को अपनी मर्जी से
अब आप h को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। अब पता आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ना h हर जगह बैठा के देखना पड़ेगा, आपको h हर जगह बैठाकर देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि h कितनी जगह पर आ सकता है और h कितनी जगह पे नहीं आ सकता। आपको हर जगह बैठाकर देखना पड़ेगा। सोचो क्या मैं h को यहां बैठा सकता हूं? सर f इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ h, f h के बाईं ओर दूसरा है। अगर मैं h को यहां बैठा दूं तो उसके सेकंड लेफ्ट पे f कभी नहीं आ पाएगा, तो आप h को यहां नहीं बैठा सकते। क्या मैं h को यहां बैठा सकता हूं? बिल्कुल बैठा दो सर। अगर h को यहां बैठाओगे तो इसके सेकंड लेफ्ट में f आ जाएगा, लेकिन इट डजंट मीन कि आप h को यहीं बैठा दोगे, क्योंकि अभी और भी जगह हैं, ये भी आपको चेक करनी पड़ेंगी कि h कितनी जगह आ सकता है। क्या मैं h को यहां बैठा दूं? सर यहां भी बैठा सकते हैं। क्या मैं h को यहां बैठा दूं? यहां भी बैठा सकते हैं। क्या मैं h को यहां बैठा दूं? सर यहां नहीं बैठा सकते, क्योंकि h के सेकंड लेफ्ट पे f नहीं आ पाएगा, इसीलिए h को यहां नहीं बैठा सकते। क्या मैं h को यहां बैठा दूं? यहां बैठा सकते हैं h को, तो h को कितनी जगह बैठा सकते हैं? 4 जगह बैठा सकते हैं। h को मैं यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब हम फंस गए, सर हम इन चारों में से h को बैठाएं कहां? तो अगर ये क्वेश्चन होता ना बैंकिंग लेवल का, तो पता है यहाँ पर 4 सर्किल बन जाते। एक में h को यहाँ बैठाते, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ, और चारों को एक साथ लेके क्वेश्चन सॉल्व करते। क्योंकि बैंकिंग में ना पजल को मिक्स कर देते हैं। डॉक्टर की पत्नी इंजीनियर के सेकंड राइट पर है, जिसको रेड कलर की मर्सिडीज नहीं पसंद है, ब्लू कलर की ऑडी पसंद है, वहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वहां पर जब पॉसिबिलिटी आती है तो वहां पर सर्किल को ब्रेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि एचएससी, एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी का लेवल है, तो एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा आपको जो एच से रिलेटेड होगा, जो एच के बैठने की कुछ पॉसिबिलिटी को कैंसिल करेगा। पक्का एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो एच से रिलेटेड होगा, जो एच के बैठने की पॉसिबिलिटी को खत्म करेगा। और अगर मान लो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है तो फिर इस पॉइंट को हमें छोड़ना पड़ेगा। जरा देखो कोई है ऐसा पॉइंट जो एच से रिलेटेड है? सर अगर हम क्वेश्चन पे नजर डालें तो सबसे लास्ट पॉइंट है एच इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सी। ना तो एच डी का पड़ोसी है, अगर एच डी का पड़ोसी नहीं है तो 2 जगह कट हो गई, और ना ही एच सी का पड़ोसी है। एच इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड सी, ना तो एच डी का पड़ोसी है, ना तो एच सी का पड़ोसी है। अब बताओ फाइनली एच को बैठाने की कितनी जगह बची? अब सर फाइनली एच को बैठाने की सिर्फ एक जगह बची, और एच अपनी जगह पे आ गया। और इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है? जो भी इसके सेकंड लेफ्ट पर है, जो भी इसके बाईं ओर दूसरा है, उसको हम बैठा सकते हैं अब बड़े आसानी से। भाई इसके जो भी बाईं ओर दूसरा है, इसके बाईं ओर दूसरा कौन है? एफ। अच्छा ये जो हिंट है ये यहाँ पर लिखी हुई है, ई और जी 2 व्यक्ति एक साथ बैठेंगे। अब देखो अगर हम पूरे सर्किल को ध्यान से देखें तो ई और जी 2 व्यक्ति एक साथ कहाँ आएंगे? यहाँ तो आ नहीं सकते, तो सर ई और जी को यहाँ बैठाना है। अब ये डिसाइड कैसे करें कि जी को ऊपर बैठाएं या जी को नीचे? तो देखो अगला पॉइंट है सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए, डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। डी कभी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। अगर डी कभी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता तो जी को नीचे बैठाओ, ई को ऊपर बैठाओ। डी कभी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता तो जी को नीचे, ई को ऊपर। और सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए, सी कभी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, सी कभी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, तो ए को ऊपर बैठाओ और जो बचा हुआ व्यक्ति है उसको यहां बैठा दो और क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉल्व। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अरे संजीव करा देंगे बेटा, करा देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, करा देंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी अरेंजमेंट पूरी कर ली। अब जो अप्रोच मैंने आपके साथ डिस्कस की है ना, सेम इसी अप्रोच को यूज करना है आपको हर क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन होगा सेम इसी तरीके से जैसे मैंने लोगों को बैठाया एक एक करके, और कोई भी व्यक्ति कब बैठा, जब उसके बैठने की सिर्फ एक ही जगह बची थी, सिर्फ एक जगह बची थी। जैसे सबसे पहले हमने किसको बैठाया था, सी को, सी के थर्ड राइट में डी को।
अब h को बैठाने की जगह ढूंढी, तो हमने जगह ढूंढी तो 6 जगह दिखी, जिसमें से 2 कैंसिल हो गई, बची कितनी 4। 4 में से भी 2 कैंसिल हो गई, बची कितनी 1, बैठा दिया h के सेकंड लेफ्ट में f को बैठा दिया। और फिर e और g एक साथ बैठेंगे, ठीक है, e और g एक साथ बैठेंगे, तो e और g एक साथ यहीं आ सकते थे, जिसमें d g के साथ नहीं आएगा तो g को नीचे, e को ऊपर, और जो c है वो a के साथ नहीं आएगा तो a को ऊपर, b को नीचे। चलिए चलिए अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन को जूम कर दो, मतलब एक्स वाई एक्सिस पे बढ़ा दो, वाई एक्सिस पे। और ये मेरी गारंटी है कि एनटीपीसी में इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आ जाए तो आप लोग मुझ पे क्लेम कर देना, ठीक है। तो एनटीपीसी से, क्योंकि भाई पेपर का टाइम भी तो कम है, 20 मिनट्स में पूरा पेपर करना है, 1 घंटे में पूरा पेपर करना है, 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत कम है। आपको तो मिलेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, तो क्वेश्चन कम से कम इतना बड़ा होगा कि आप उस 20, 25, 30 सेकेंड में क्वेश्चन पढ़ भी सको, सॉल्व भी कर सको। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट का ऐसा नहीं कि 10 लाइन का क्वेश्चन आपको बना के दे दें। तो आप अगर एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन लोगे बेटा, और अगर आप अपनी राह से भटक गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। फिर पेपर देने जा रहे हो, एनटीपीसी का तैयारी कर ली बैंक की, तो कहां से सिलेक्शन होगा। पेपर देने जा रहे हो बैंक का, तैयारी कर ली एसएससी की, कहां से सिलेक्शन होगा। तो जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, क्वेश्चंस भी उसी के प्रैक्टिस करो, तभी आपका माइंड सेट होगा एग्जाम में, वरना बेटा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सोचोगे अथाह नॉलेज गेन कर लेते हैं सर, तो बेटा उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी नॉलेज से नहीं, आपकी स्पीड से निकलेगा। स्पीड, अगर आपके अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्पीड है तो सिलेक्शन ले जाओगे बेटा, वरना पेपर में आता सब कुछ होगा लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अभी LIC-AA का पेपर हुआ था, पूरा का पूरा पेपर, हालांकि LIC-AA बैंकिंग पैटर्न को फॉलो करता है, बैंकिंग पैटर्न को, तो पूरा का पूरा पेपर जो मेरे स्पेशल बैचेस थे वहीं से पूरा का पूरा पेपर आया। अब बच्चे कह रहे हैं सर पेपर तो हमें पूरा आता था, पढ़ाया जो आपने वही आया, लेकिन दिक्कत ये थी सर हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, स्पीड ही नहीं थी हमारी। तो इसीलिए कहते हैं पढ़ने, नॉलेज तो मिल ही जाएगी सारी, अगर क्लास में बैठे हो, बैच ज्वाइन किया है रेलवे का, एनटीपीसी का, तो नॉलेज तो पूरी मिल जाएगी आपको बिना कहे, लेकिन स्पीड आपको खुद इंप्रूव करनी है प्रैक्टिस करके। विदाउट प्रैक्टिस स्पीड नहीं बनेगी। तो स्मार्ट वर्क किया तो हार्ड वर्क मत किया करो। अरे करा देंगे भाई, कोर्स ऑफ एक्शन भी करा देंगे, कितनी बार का यार संजय, तुम तो परेशान हो गए, बस एक कोर्स ऑफ एक्शन ही तो बच गया था उसमें, वो भी करा देंगे, बाकी तो सब करा ही दिया था। करो सॉल्व, वो जानकारी देना आपको जरूरी थी, टाइम टू टाइम बताना पड़ता है कैसे तैयारी करनी है, वरना आप लोग को ये भी नहीं पता तैयारी करनी कैसे है। बस आपको पढ़ने से मतलब है, नॉलेज दे देते रहो सर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नॉलेज दे दो हमें बैंक की, हम पेपर क्लियर कर देंगे। अरे कहां से क्लियर कर दोगे तुम। हाँ शुभम, उसके लिए बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते हो, स्पीड कभी भी नहीं आ सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी स्पीड गेन नहीं कर सकते हो। जल्दी से फटाफट से बताओ कितने, पहले 10 स्टूडेंट का नाम लूंगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक एक भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिसने क्वेश्चन बना लिया हो। और एक बार सिटिंग अरेंजमेंट बना लोगे। रोशनी का क्वेश्चन हो गया है, नीतीश, रोशनी का क्वेश्चन बना है सिर्फ अभी तक।
सौरभ का भी क्वेश्चन हो गया, लेकिन बेटा सौरभ तुम्हारा गलत है। अमित सिंह का भी हो गया। देखो आप लोगों को एक काम करना है, आप लोग के से शुरू करो आंसर देना और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। के से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के आप बता दो। के से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के बता दो। किसी भी एक पॉइंट पर्सन से उठाओ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे आंसर बता दो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन की अरेंजमेंट है। चलो चलो अब मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूं आप लोगों के लिए। कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लगाना क्वेश्चन। पहला पॉइंट है J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। J P के दाईं ओर दूसरा है। J किसके दाईं ओर दूसरा है सर? J P के दाईं ओर दूसरा है। तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे हम सर? सबसे पहले हम P को बैठाएंगे। जहां मर्जी वहां बैठा दो, जहां मर्जी वहां बैठा दो। और P के दाईं ओर दूसरा J। अब देखो इसका दाईं ओर क्या होगा? इसका दाईं ओर होगा 1 2, ये हो गया J। J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। यहां पर जो कि हुवर्ड किसके लिए है? P के लिए। P इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। ये जो P है ना, P ये K के दाईं ओर तीसरा है, ये K के दाईं ओर तीसरा है। अब K को ऐसी जगह बैठाना है जहां से ये थर्ड राइट दिखे। सोच कर देखो, क्या मैं K को यहां बैठा सकता हूं? K को अगर आप यहां बैठा दोगे ना तो यहां से ये थर्ड लेफ्ट दिखेगा। तो K को हमें यहां दिखाना पड़ेगा, तभी ये K के थर्ड राइट पर आएगा। तो ये पहला पॉइंट पूरा हो गया कि भाई जो J है वो P के दाईं ओर दूसरा है, जो कि यानी कि P K के दाईं ओर तीसरा है। P K के दाईं ओर तीसरा है। ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O। O सिट्स बिटवीन P एंड J। भाई P और J के बीच में हुवर्ड किसके लिए है? O के लिए। O किस किस के बीच में बैठा है? P और J। P और J के बीच में कौन है? O। और O के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? O के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? M। इसका सेकंड लेफ्ट, इसका सेकंड लेफ्ट होगा 1 2, ये हो गया M। O के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? M। और आखिरी पॉइंट है L इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ K और N। L K या N का पड़ोसी नहीं है। L अगर K का पड़ोसी नहीं है, L अगर K का पड़ोसी नहीं है तो फिर L को बैठाओगे कहाँ सर? L को यहां बैठाएंगे हम। अच्छा, L K का भी पड़ोसी नहीं है और L N का भी पड़ोसी नहीं है, L N का भी पड़ोसी नहीं है, तो फिर मैं N को यहां नहीं बैठा सकता और N को यहां नहीं बैठा सकता, तो फिर N को यहां बैठाऊंगा। और लास्ट में बचा कौन? Q। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, M के विपरीत कौन बैठा है? M के विपरीत कौन है? आंसर होगा L। पूछेंगे आपसे P और N के बीच में कौन है? P और N के बीच में, तो सर P और N के बीच में M है। पूछेंगे आपसे O के तुरंत बाईं ओर कौन है? O के तुरंत बाईं ओर P है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, ठीक है? ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखो कुछ स्टूडेंट हैं जो पहली बार क्वेश्चन देख रहे होंगे अपने जीवन काल में सीटिंग अरेंजमेंट के, तो उनको लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हु वर्ड यूज होता है, जो कि ये वर्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पर्सन को। जैसे लिखा हुआ था ना, M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, कॉमा हु सिट्स बिटवीन P एंड J। तो हु वर्ड किसके लिए है? O के लिए। तो जो कि हु वर्ड होता है ये बाद वाले व्यक्ति के लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। और अगर यहां पर मैं एंड वर्ड यूज करता, वाइल वर्ड यूज करता या बट यूज करता, तो ये सारे वर्ड रिप्रेजेंट करते सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन को। जैसे अगर हु की जगह लिखा होता और, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए होता, ठीक है? जैसे और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं। दो सेंटेंस हैं। राम मोहन का पिता है, मोहन का पिता है,
जो कि जो कि कोमल का पति है, जो कि कोमल का पति है। तो ये जो की वर्ड है ना, ये कोमल का पति कौन है, राम या मोहन? तो यहां पर ये जो की वर्ड है वो मोहन के लिए है, मोहन के लिए है। तो जो कि कोमल का पति है, तो ये जो कि कौन है, मोहन। मोहन कोमल का पति है, मोहन कोमल का पति है। लेकिन अगर मान लो ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, राम मोहन का पिता है और कोमल का पति है, और कोमल का पति है, तो अब यहां पे जो और वर्ड यूज होता वो राम के लिए होता। अब कोमल का पति कौन है, अब कोमल का पति राम है, तो अब कोमल का पति राम है। ठीक है। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो की वर्ड होता है बाद वाले के लिए और वर्ड होता है पहले वाले के लिए। चलो अगला क्वेश्चन लगा दो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओ, जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखते हैं पहले वो कौन से 10 स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसका क्वेश्चन बना हो? क्यों भाई, कैसे पीछे रह गए?
काफी सारे स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। अरे वीडियो चल रही है, वीडियो नहीं रुकी है बेटा। काफी सारे स्टूडेंट के आंसर्स आ चुके हैं। आप चलो, इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझाऊंगा मैं आप लोगों को। तो जिन स्टूडेंट को अभी तक प्रॉब्लम हो रही है वो इस बार बड़े ध्यान से समझें, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर देते हैं। और लगाइए क्वेश्चन, जरा हमें भी दिखा दीजिए क्वेश्चन क्या है। इस बार जो टोटल 8 पर्सन है वो लोग कहाँ बैठे हैं सर? सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं। तो सबसे पहले सर्किल बना लो। कितने व्यक्ति हैं? 8। 8 को बैठा दो एक साथ। सबका फेस किधर है सर? सबका फेस सेंटर की तरफ है। तो सबका फेस सेंटर मानते हुए आप लोग 8 को एक साथ बैठा दो विद फेसिंग सेंटर, ठीक है। चलिए, अब पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट, ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। ए एच के दाईं ओर चौथा है। ए एच के दाईं ओर चौथा है। तो सबसे पहले किसको बैठाओगे? सबसे पहले बैठाओगे एच को। सबसे पहले एच को, जहां मर्जी वहां बैठा दो पहले व्यक्ति को। तो मैं एच को यहां बैठा देता हूं। भाई कहीं भी बैठा सकते हैं, तो मैंने एच को यहां बैठा दिया। अब इसके दाईं ओर चौथा कौन है? इसके दाईं ओर चौथा ए है। इसका दायां चौथा 1 2 3 4, ये ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल। अब देखो यहां पर जो वाइल वर्ड है ना वो ए के लिए है, जबकि मतलब ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ये जो ए है ना ये एफ के बाईं ओर दूसरा है। अब मैं एफ को ऐसी जगह बैठाना पड़ेगा जहां से ये बाईं ओर दूसरा दिखे। तो मैं एफ को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि यहां से तो ये दाईं ओर दूसरा दिखेगा। तो मैं एफ को फिर यहां बैठाऊंगा, यहां से ये बाईं ओर दूसरा दिखेगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड बी। सी एफ का पड़ोसी नहीं है। अगर सी एफ का पड़ोसी नहीं है तो सी के बैठने की 3 जगह हैं। सी के बैठने की 3 जगह हैं। अब इन तीनों में से सी को मैं कहां बैठाऊं? तो हमें सी को हर जगह बैठाकर देखना पड़ेगा। अगले पॉइंट से डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। मान लो अगर मैं सी को यहां बैठा दूं तो क्या इसके थर्ड राइट पे डी आ पाएगा? सर इसका थर्ड राइट 1 2 3, यहां पर डी नहीं आ सकता। इसका मतलब सी यहां नहीं आ सकता। अगर मैं सी को यहां बैठा दूं तो इसके थर्ड राइट पे डी आएगा 1 2 3, सर डी आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सी को यहीं बैठा के चल दो, ठीक है। सी को यहां बैठाएंगे, देखना क्या इसके थर्ड राइट पे डी आएगा। इसका थर्ड राइट 1 2 3, सर यहां भी नहीं आएगा। तो अब हमारी मजबूरी होगी सी को यहीं बैठाना। और सी का थर्ड राइट 1 2 3, ये कौन है? ये डी है। एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। एच कभी जी के अगले स्थान पर नहीं आएगा। अब आप ये देखो, अगर एच कभी जी के अगले स्थान पर नहीं आएगा तो फिर जी को मैं कहां बैठाऊंगा? जी को यहां बैठाऊंगा।
अच्छा एक पॉइंट था ये वाला, C नेवर सिट्स नेक्स्ट टू F, C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F एंड B। ना तो C F का पड़ोसी है ना ही B का, तो B को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, तो B को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा क्योंकि C B का पड़ोसी नहीं है। बचा कौन? तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। बहुत तेज हवाई, अच्छा एकदम साउंड बहुत तेज आई होगी PNG जब हटी होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। साउंड बिल्कुल नहीं आई क्या? क्यों भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल नहीं आई हो, साउंड तो आई होगी बेटा। बैचेस तो 16 तारीख से शुरू होंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन सारे 12 तारीख से शुरू होंगे, ठीक है। तो चलो अभी सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को अभी तो हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में भी। कल भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा, ठीक है। परसों हम पजल पढ़ाएंगे, फिर हम कोर्स ऑफ एक्शन कराएंगे, उसके बाद 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सृजान एकदम समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट बेटा। आंसर कैसे देंगे आपसे ये पूछा है। H के विपरीत कौन है? A। B के तुरंत बाईं ओर कौन है? F। C और A के बीच में कौन है? G। तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। हाँ जी, जो फीस होगी वो बहुत ही कम फीस होगी और फीस 12 तारीख से शुरू हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। 12 तारीख को सबसे कम फीस होगी, ठीक है। 16 तारीख से बैच शुरू हुआ लेकिन 12 तारीख से फीस सबसे कम होगी। तो कल भी हम सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, परसों हम पजल कराएंगे, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन कराएंगे, फिर आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 90% रीजनिंग का, ठीक है। तो मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, जितना क्लास में कराएंगे उसी में से पेपर में आएगा, ठीक है। और जो मुझे लगता है कि कुछ और बाकी है टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाने, जिनसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है बट वो आपके सिलेबस में दे नहीं रखे, तो वो जो टॉपिक्स होंगे उनकी हम रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे, है ना। फिर मुझे कहना मत कि सर आपने रिकॉर्डेड वीडियो डाल दी, तो मैं आप लोगों के भले फायदे के लिए डालूंगा रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। एक भी बच्चा ये फोन करके नहीं बोलेगा कि रिकॉर्डेड वीडियो क्यों डलवा दी, क्योंकि वरना अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डलवाओगे तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो जो RRB NTPC का सिलेबस है सिर्फ वही मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, उसके अलावा जितनी भी वीडियोस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी, जिनसे लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट वो दे नहीं रखा सिलेबस में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। 9 बजे तैयार है ना फिजिक्स पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड लव यू ऑल।